Okay, fine class. Very good morning to everyone. Now today we are going to discuss with ABC analysis. What is ABC analysis? What is VD analysis? FSN and all. Okay, HML, SDE and SOS. Okay. ABC को थोड़ा ऊपर से करते हैं. Okay, fine. Somebody please read. Hello class. Yes, sir. पढ़िए इसको. रोशन Always पढ़िए. better control ABC analysis. Manufacturing organization find it useful to divide material into three categories for the purpose of exercising selective control on materials. सब बैकग्राउंड से आवाज आ जाएगा. एनालिसिस बैकग्राउंड से मेरे आवाज आएगा सर बहुत. अच्छा, next person. Okay, no problem. Next person. An analysis of the material in the stores may contribute to the large percent of the value of consumption. And on the other hand, a large percentage of items may represent a smaller percentage of the value of item consumed. Between these two extremes will fall those items, the percentage number of which is more or less equal to their value of consumption. Items falling in the first categories are treated as A, items of the second categories as B item, and items of third categories are taken as C items. Such an analysis of material is known as ABC analysis. This technique of stock control is also known as stock control according to value method or proportional part value analysis method. आगे पढ़िए. The significance of this analysis is that a very close control is exercised over the item of A group, which accounts for a high percentage of cost, while less stringent control is adequate for category B, and very little control could suffice for category C items. ABC stands for always better control. This analytical reasoning for classification of inventory item was first introduced by the American firm General Electric Company. According to this analysis, there are three categories of inventory item. First one A type, second one B type, and third one C type, depending upon their percentage of consumption. ठीक है. इसको इस एनालिसिस को ABC एनालिसिस है. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस. इसको एज पर आवर कन्वीनियंट जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, व्हिचएवर असाइनमेंट बिकॉज़ नेचर ऑफ जॉब वी आर डूइंग, उसके हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं. तो दैट इज कि इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मतलब 3-4 तरह का आइटम बन रहा है हम लोग का. प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट विड्थ है, सब सारी चीज है. तो किसी प्रोडक्ट लाइन में कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, किसी प्रोडक्ट लाइन में कॉस्टिंग ज्यादा इन्वॉल्व लग रहा है, रिसोर्स ज्यादा लग रहा है, तो उसको फिर ए कैटेगरी में करते हैं. फिर बी कैटेगरी में क्या है कि उससे कम कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट बी को बनाने में. ठीक है, सेकंड कैटेगरी. उसको बी कैटेगरी में क्या है, उससे कम दाम. और एक लाइन हो गया आपका कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट लग रहा है इसको बनने में. तो अब 3 कैटेगरी हमने कर दिया. उसके बाद एनालिसिस ये होगा दैट जिसपे कॉस्टिंग ज्यादा लग रहा है, तो उस पे हम लोगों को काम करना होगा. ऑन दैट सेगमेंट वी नीड टू वर्क कि कॉस्टिंग ज्यादा क्यों लग रहा है. तो उसमें हो सकता है कि ओवरहेड्स ज्यादा हो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, फाइंडिंग द मिस्टेक. इसको इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं और उसके बाद कॉस्ट को कहां पे क्या गड़बड़ी है उसको इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट द बेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. ये एक एस्पेक्ट हो गया एबीसी का. ठीक है. सेकंड टॉपिक अगर हम ले लेते हैं एबीसी का, कि जैसे क्लास में पहले भी हमने बोला होगा कि मान लीजिए कि भाई सॉरी, या अगर सेल्स की बात करें, सेल्स की बात कर लें, उसमें एग्जांपल हमने अक्सर आपको सैमसंग का दिया होगा
कि सैमसंग का कुछ मोबाइल है जो ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, तो उसको एक कैटेगरी में हमने डाल दिया, जो ज्यादा बिकने वाला है। उससे कम बिकने वाला जिसका टर्नओवर कम है उसको बी कैटेगरी में, और जिसका सी कैटेगरी में जिसका सबसे कम, ठीक है, मतलब नहीं सही से रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसमें भी एबीसी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो अब इस पे हमको ध्यान किस पे ज्यादा देना होगा, सी कैटेगरी पे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बेहतर है, इसका टर्नओवर क्यों नहीं बेहतर है, ये ज्यादा क्यों नहीं बिक रहा है, इसके सारे हम we try to find out all the reasons why it is not working properly। उसमें फिर रीजन आएगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नहीं है, इसका सप्लाई बेहतर नहीं है, मतलब कहीं कुछ तो शिकायत है जिस वजह से लोग जो है शिफ्ट कर जा रहे हैं दूसरे मॉडल। ठीक है, तो ये इसमें भी एबीसी एनालिसिस होगा। तो वी डू नथिंग, वी ओनली कैटेगराइज, ठीक है, सेगमेंटेशन कर देते हैं हम लोग, सेगमेंट अलग अलग, और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ठीक है, और उसके बाद वी डू द नीडफुल एनालिसिस। क्लियर हुआ? ये क्लियर है Yes, आपको? sir. ओके Yes, sir. फाइन। उसी का क्राइटेरिया है, मतलब परसेंटेज में ए टाइप 10% है, बी टाइप 20% है, क्वालिटी क्वांटिटी वाइज, ठीक है, ये सब इस तरह से करके चार्ट बनाया जाता है, और कहाँ पे गड़बड़ी है वो सामने आ जाती है कि किस सेक्शन में। ऐसा तो नहीं कि पूरा सेटअप ही गड़बड़ हो सकता है, ये नहीं होता, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके बाद उस पर काम करते हैं, ठीक है, और फिर बाकी ब्लॉक फिर ठीक हो जाता है। दैट्स सिंपल, दिस इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो ये एबीसी एनालिसिस कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? डिवाइडिंग, कैटेगराइजिंग, कैटेगरी बना दिया, और उसके बाद प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश किया, ठीक है। और कॉस्टिंग के मामले में ज्यादा करके जो ब्रेन इन्वॉल्व होता है वो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, दैट इज की ICWA, ठीक है, जो CMA अब हो गया है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स, वो लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे ओवरहेड ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये सारी चीजें, तो प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है टू फाइंड इट आउट। दैट सिंपल है। तो इन फर्दरेंस एबीसी का फिर आते हैं हम लोग, इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि बी ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़िए आपको। अब आते हैं हम लोग वीडी एनालिसिस में, ठीक है, इसको पढ़िए, वीडी क्या है, उसी का फर्दरेंस है, इसको अंकित पढ़िए। Yes, sir. VED analysis. VED stands for vital, essential, and desirable items. This technique analyzes the essentiality of the material for production. According to VED analysis, there are following three of items. First, V type of item. Vital items are those that are very essential for production. Second, E type of items. Essential items. Uh, items few that ones that are not critical but are always required for production. And the third, D type of items. Desirable items are those ones that can go out of stock because they are not essential for production. अब ये जो वीडी एनालिसिस है, ठीक है, ऑफ कोर्स एबीसी एनालिसिस आप लोगों ने क्लियर कर लिया, कैटेगरी हमने कर लिया, है ना, तो उसको हम लोगों ने किया कॉस्टिंग में कर लिया या डिस्ट्रीब्यूशन में कर लिया, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर ये जो एनालिसिस है उसी का नेचर वही है, ठीक है, बस ये मटेरियल का हम लोग कर रहे हैं। तो मटेरियल में क्या हिसाब किताब है कि कुछ मटेरियल बहुत वाइटल है, बगैर उसके काम नहीं चल सकता है। तो जो मटेरियल वाइटल कैटेगरी में आता है, आपके लिस्ट में वाइटल कैटेगरी आपने बनाया, एसेंशियल कैटेगरी बनाया, और डिजायरेबल आइटम्स का कैटेगरी बनाया लिस्ट। जो वाइटल आइटम है उसमें बगैर उसके काम नहीं चल सकते, दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी क्रिटिकल। उसका स्टॉक, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका परचेज, उसका ऑर्डर, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसका फ्लो जो है, ठीक है, वो प्रॉपर रहे, एकदम अनइंटरप्टेड। तो दैट इज की वाइटल आइटम्स में आपका, जैसे अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें, उसमें बहुत सारा वाइटल है, दैट इज की सबसे पहला वाइटल आपका आयरन ओर है, सबसे वाइटल जो रॉ मटेरियल है दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर ही नहीं होगा तो फिर वो लोहा कहां से बनेगा और फिर स्टील कहां से बनेगा? क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर हुई? आई होप कि सब लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सबसे वाइटल जो हो गया बाबू वो तुम्हारा आयरन ओर है। तो आयरन ओर में अब क्या मामला है कि आयरन ओर आता कहां से?
दिस इज द क्वेश्चन। तो आयरन ओर वो तो नेचुरल प्रॉपर्टी, ये है ना, नेचुरल मिनरल है जो जमीन के नीचे है, पहाड़ों में है। तो नाउ दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। अब जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो जैसे जो भी एरिया है आपका, ठीक है, उसको लीज पे लेते हैं, लीज पे, किराए पर। और जितना आप उसमें खनन करेंगे, खनन इज द राइट वर्ड, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका फिर रॉयल्टी पे किया जाता है गवर्नमेंट को, एंड ऑल, टैक्स वैक्स जो भी है। अब है कि जो लीज का जो एग्रीमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर लीज अगर खत्म हो जाता है, लीज अगर फेल कर गया, मान लीजिए 10 साल का लीज लिया आपने, लीज क्लियर है ना, लीज का कंसेप्ट, लीज का कंसेप्ट क्लियर है ना? हेलो क्लास। यस सर। जैसे कोयला का, तो झारखंड में पूरा पहाड़ है कोयले का, उस पहाड़ को लीज पे लिया जाता है किराए पर सरकार से, ठीक है। उसके बाद उसमें खनन किया गया, अब वो जितना कोयला निकलेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको रॉयल्टी देना है सरकार को, गवर्नमेंट को। अब ये लीज जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। अगर लीज एक्सपायर कर गया, इफ लीज एक्सपायर्स, तो फिर आपके पास फर्दर खनन करने का कोई राइट नहीं है, देयर इज नो राइट। अब है कि वाइटल आइटम में आयरन ओर हैपेंस टू बी द वाइटल रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन पूरा सही रखना पड़ेगा, स्पेशली द लीज एग्रीमेंट। वो अगर एक्सपायर कर रहा है तो उससे पहले ही हम इसको रिन्यू करा लें, ये सबसे बुनियादी बात हो गई। उसके बाद फिर आपका जितना भी मशीनरी इन्वॉल्व है, जो भी टीम इन्वॉल्व है, उसके खनन में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में, दैट शुड बी वेरी रॉबस्ट एंड वेरी अप टू द डेट एंड वेरी स्टैंडर्ड, सो दैट कि आयरन ओर का सप्लाई फैक्ट्री में रेगुलरली होता रहे। अगर आयरन ओर का सप्लाई रुकेगा तो फिर सारा मामला ही रुक जाएगा, पूरा सेटअप जो है वो स्टॉप हो जाएगा और स्टार्विंग हो जाएगा, स्टार्विंग, दिस इज द राइट वर्ड। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. फाइन। फॉलोड बाय कुछ आइटम्स जो है जो आपका एसेंशियल है, ठीक है, बट बहुत क्रिटिकल नहीं है, उसमें कुछ और कैटेगरी हम रख लेते हैं। और डी में डिजायरेबल आइटम्स में वो कैटेगरी है, ठीक है, कि अगर ये भी होता तो और बेहतर होता, लेकिन नहीं है तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, लेकिन हो तो और बेहतर है। अब तीनों कैटेगरी जो रॉ मटेरियल का, तो खैर डिजायरेबल आइटम्स भी ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं चलेगा, ये बात हमने गलत, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में स्टैंडर्डाइजेशन का मामला है, ग्लोबलाइजेशन का मामला है। तो डिजायरेबल आइटम्स भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि डिजायरेबल आइटम्स को अगर शामिल नहीं करेंगे अपने प्रोडक्शन में, तो फिर हमारा जो इनोवेशन का जो प्रोडक्ट है, जो आपका न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, न्यू मॉडल का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हम नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। मतलब एक्स फैक्टर वी टॉक अबाउट एक्स, तो दैट इज की डीएफएक्स को याद कीजिए, डिजाइन फॉर एक्सेलेंस। डीएफएम हम लोगों ने पढ़ा, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और उसका फर्दरेंस था आपका डीएफएक्स। तो जब तक एक्स फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग सी बात, कुछ यूनिक, एंड उसी को यूएसपी बनाते हैं हम, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है, जब तक वो बात नहीं डालेंगे तो फिर भाई वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है, एंड हम उसमें मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो डिजायरेबल आइटम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका सप्लाई, अगर सप्लाई मान लीजिए रेयर है, अब डिजायरेबल आइटम्स में ऐसा नहीं है कि वो राउंड द ईयर अवेलेबल है, पूरे साल अवेलेबल नहीं हो रहा है, या वो दूसरे देश से आता है, दूसरे कंट्री से, तो आप उसको, उसकी जब अवेलेबिलिटी का टाइम है, जब उसके अवेलेबिलिटी का टाइम है, तो उसको इतना ऑर्डर दे के रखिए ताकि आपके पास बफर स्टॉक रहे, ताकि जब उसका सप्लाई खत्म हो तो आपके पास स्टॉक है टू रन द शो, एज सिंपल एज दैट। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर है? सर इस एनालिसिस से क्या क्या मतलब पता कर सकते हैं हम लोग कि मतलब कितने, मतलब किसी इंडस्ट्री में क्या कौन सा मटेरियल, किस लेवल का मटेरियल अवेलेबल हो जा रहा है? जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट लीजिए जिसका पूरा रॉ मटेरियल का आपको नॉलेज हो, तो ठीक है, स्टील में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आयरन ओर हो गया, उसके बाद बाबू कोयला हो गया, कोयला बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोयला में अब क्या है कि एसेंशियल आइटम्स पे, जो झारखंड में जो अपना जो कोल का जो पहाड़ सब है जहां से कोयला आ रहा है, सिंपल, वो एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और डिजायरेबल में हम कर लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, डिजायरेबल में कर लेते हैं कोकिंग कोल,
जो केक वाला बात हमने बोला, जिसमें जल्दी उसमें आग इग्निशन पॉइंट ज्यादा होता है, जल्दी इग्नाइट हो जाता है और एशेस कम, राख कम निकलता है। उस वही है कि जो अपना कोयला है ना, उसी को मेल्ट करके और प्यूरिफाई करके वो बनाया जाता है, तो केक के फॉर्म में आता है केक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोकिंग कोल जो है वो डिजायरेबल में कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर कोकिंग कोल होगा तो काम फास्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो फिर नॉर्मल कोल तो है ही, उससे भी काम हो रहा है। तो अब इन सभी चीज का कैटेगरी बना लिया हमने, वेरी एसेंशियल, ठीक है, मीडियम एसेंशियल, ठीक है, एंड लो एसेंशियल। अगर कोकिंग कोल, हम ऐसा मान रहे हैं कि कोकिंग कोल अगर हो तो काम मेरा और बेहतर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन अगर कोकिंग कोल नहीं है तो फिर मेरा जो नॉर्मल जो कोल है, नॉर्मल जो कोयला है, उससे भी तो काम होता है। और एग्जांपल सर? कोई और एग्जांपल? ओके फाइन, शूज का ले लेते हैं एग्जांपल, शूज का। ठीक है, तो शूज में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया लेदर, वाइटल में लेदर है ना। अच्छा, एसेंशियल आइटम्स में उसका जितना जो ग्लू होता है साटने वाला या स्टिचिंग का जो धागा, ये सब एसेंशियल है। ठीक है, अच्छा, अब डिजायरेबल में क्या है कि उसका जो शूज का जो सोल आता है, सोल, ठीक है, उसमें बहुत सारा नया नया टेक्नोलॉजी का सोल आया है। ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारा सोल ऐसा है कि जो सर्वाइकल पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, जिनको पिछले हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, अलग अलग इस तरह का है, तो वो जो अलग कैटेगरी का जो सोल है और एक नॉर्मल कैटेगरी है, ठीक है, जो ज्यादा बिक रहा है। तो अब डिजायरेबल में क्या हम कोशिश करें कि वो वाला सोल अगर मिल जाता, वो वाला सोल अगर रहे, जिससे सर्वाइकल पेशेंट्स को, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसको कहते हैं, लंबर नीचे की हड्डी में, जैसे आपका रीढ़ की हड्डी है तो 33 वर्टिब्रल कॉलम है, 33 हड्डियां हैं या 32 हैं जो भी, ठीक है, तो नीचे कमर के हिस्से को लंबर जो बीमारी होती है स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, तो कमर में जो दर्द होता है तो उसके लिए स्पेशल शूज है। तो अगर वो वाला सोल अगर हम लगाते हैं तो और बेहतर हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है कि अगर वो सोल नहीं है तो ठीक है, जो नॉर्मल सोल है, ठीक है, उससे भी चला करके हम उसको कर रहे हैं। इस तरह कैटेगराइज कर लीजिए आप। मतलब वाइटल क्या है, तो वाइटल पे ध्यान दीजिए, इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। ठीक है, वाइटल के बगैर काम नहीं चल सकता है, तो उसका स्टॉक, बफर स्टॉक इतना रहे कि भाई अगर मान लीजिए सप्लाई में कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक है टू रन द शो, मेरे पास एम्पल स्टॉक है टू रन द शो, मेरा शो चलता रहे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज है प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स का। तो ये सारा जो एनालिसिस है वो रॉ मटेरियल्स का हिसाब किताब होता है। ठीक है, फाइन, चलिए नेक्स्ट वन है एफएसएन एनालिसिस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एक मिनट, एबीसी क्लियर हुआ? एबीसी क्लियर हुआ? एबीसी Yes, sir. खास करके डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जॉब में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग सेल्स में जाएंगे ऑन एन एवरेज। तो यू नीड टू कैटेगराइज, क्योंकि जितना भी जो आपका खास करके एफएमसीजी कंपनी में, उसमें बहुत ज्यादा आपको प्रेशर रहता है। वो हमने पहले बोला होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी बिलिंग हो गया आपका मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइमरी कराने के लिए आपको प्रेशर दिया जाता है जो नहीं बिक रहा है। और उसमें भी आपका और एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे ठंड के मौसम में, ठीक है, दिसंबर है, ये सब महीना है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये पूरा ठंड है। इसमें आप लोग को प्रेशर, अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम कर रहे हैं, इसमें प्रेशर रहता है, इसमें प्रेशर रहता है आपको एसी का बिलिंग कराने के लिए, क्योंकि ब्लोअर और ये सब है वो तो ऑटोमेटिक बिक रहा है और ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, और गर्मी के टाइम में जब एसी का मार्केट है, ठीक है, उसमें आपको प्रेशर रहेगा ब्लोअर का, इसका बिलिंग कराइए। ठीक है, क्योंकि उसको स्टॉक को निकालना होता है। तो इस तरह पॉसिबल का, थोड़ी है, क्या फिर से बोलो रोशन? ये पॉसिबल थोड़ी है सर, ठंड में कोई एसी थोड़ी लेगा। बाबू ठंड में एसी लोग खरीदते हैं, दाम कम रहता है ना।
Yes, सर sir. तो दाम बहुत कम मैक्सिमम कम सबसे लोग कम खरीदते हैं सर, दाम कम रहता है एकदम 40% बहुत 50% का खरीदते हिसाब किताब रहता है। मैक्सिमम लोग खरीदते हैं ठंडी में सर। मैक्सिमम लोग जो मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, जिनकी कमाई कम है वो ठंडे में एसी खरीदते हैं दोस्त, ठीक है ना, मतलब इसको पता करोगे, ऐसा नहीं है। तो खैर, तो एबीसी एनालिसिस आप लोग को बहुत है कि जो नहीं चल रहा है सी कैटेगरी, तो मंथ के हिसाब से वो लिस्ट बदलता जाएगा, मंथ के हिसाब से लिस्ट बदलता जाएगा, ठीक है। आपका जो ब्लोअर है वो आपका इसमें क्या कहते हैं, आपका मई जून में वो सी कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ब्लोअर जो है, हीटर, ये सब सारी चीज है वो सी कैटेगरी में आ जाएगी, और एसी जो है दिसंबर जनवरी फरवरी वो सी कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आई बात? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. एबीसी को समझना बहुत जरूरी है, उसी का प्रेशर रहता है बलराम। उसके बाद वीडी है जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल सारी चीज है उसमें काम आता है ये, कि क्या चीज आपका ज्यादा जरूरी है, उसका स्टॉक आपके पास रहे। अब मान लीजिए कि स्टॉक नहीं है, लॉकडाउन हो गया, ट्रक नहीं चल रहा है, तो आपका फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद, और डिमांड ऑलरेडी है, डिमांड ऑलरेडी है। तो उसमें खास करके हम आपको एग्जांपल देंगे इसका, परफेक्ट एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल। आपका जो पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस होता है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है सर, पोल्ट्री फार्म में एक फार्मिंग जो होता है, बलराम मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो पोल्ट्री फार्म में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वाइटल आपका ये है, जो ये वो जो मुर्गी को जो दाना देते हैं हम लोग, उसका जो खाना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. अच्छा, लॉकडाउन हुआ, सारी चीज है, लेकिन एक जो है अंडा जो है वो मतलब इसमें आता है ना, कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आता है ना, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ है, जीने के लिए खाने की बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब यहाँ पे Yes. लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रक बंद हो गया, और सारा जो आपका जो दाना है, ठीक है, दैट इज द फूड ऑफ हेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए ना टू रन द शो, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग को नहीं रोका गया है, क्योंकि वो सप्लाई होना है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द पब्लिक, नहीं तो पब्लिक सर्वाइव कैसे करेगी विदाउट एग। तो अब उसमें जो खाना जो हुआ हेंस का, उसका स्टॉक आपके पास पूरा होना चाहिए ना, और ट्रक बंद हो गया और ट्रांसपोर्टेशन को लॉकडाउन कर दिया गया, तो अब आप क्या करेंगे? उसके वजह से पूरा आपका पोल्ट्री फार्म गड़बड़ हो सकता है, पूरा पोल्ट्री फार्म। समझ में आई? Yes, sir. सर। तो इस तरह से वीडी एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये आपका एसेंशियल है और उसका स्टॉक पूरा रहे, वो नहीं रहेगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, दैट्स सिंपल। और उसके बाद और भी बाकी बाकी सारी चीजें हैं जो एसेंशियल है, फिर बहुत सारी दवा है, बहुत सारा जो दिया जाता है खाने में मिला करके, तो कुछ डिजायरेबल मेडिसिन है कि चल ये भी हो तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो चलेगा, लेकिन वाइटल और एसेंशियल ये रहना ही रहना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस पे और भी बात कर लेंगे हम लोग, और भी एग्जांपल्स दिमाग में आएगा तो हम शेयर करेंगे। ठीक है, एफएसएन को डिस्कस सर इसका भी तो एग्जांपल है सर, डिफेंस में जो वेपन्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं डीआरडीओ के थ्रू, वो भी तो एग्जांपल हो सकता है वीडी एनालिसिस का। वीडी एनालिसिस में डिफेंस में बहुत शानदार हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो एयर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे, तो 70% जो भी आपका जो असला है और इक्विपमेंट से सारी चीज है वो लेटेस्ट रखना होता है, लेटेस्ट। सिर्फ 30% जो है, 30% वो पुराने मॉडल से शामिल किया जाता है, बाकी सबको हटाइए। तो अब 70% नया रखना है, एकदम अप टू डेट, अपडेटेड गन्स एंड वेपन्स एंड ऑल। तो अब उसमें वेरी वाइटल वीडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें शफलिंग, मतलब शिफ्टिंग बहुत होता है। ये अब नहीं गन चलेगा, इसको हटा दीजिए, इसको 30% ही करना है और उसको रिप्लेस कीजिए इससे, ठीक है। आपका इसमें आर्मी में खास करके कपड़े को लेकर के और जूता को लेकर, शूज,
तो मॉडल ऑफ शूज जो है, जो जितना जो सियाचिन में और ग्लेशियर्स में जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, तो सब पहले जो शूज था वो कॉमन ही चल रहा था, ब्लैक वाला। अब है कि उसको पूरा चेंज किया गया और हटाया गया उसको, और नया शूज दिया गया, स्विट्जरलैंड से बन के आता है, ये सब जो हम लोगों ने सुना था न्यूज में। तो ये जो है ना वीडी एनालिसिस, ये आपका शिफ्टिंग होता रहता है। अब वाइटल ये हो गया है, पहले ये वाइटल था, अब वाइटल ये नया वाला शूज है। इस शूज को पहन करके पेट्रोलिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस इसलिए भी है कि भाई वो शिफ्टिंग का पता चलता रहे और फिर जल्दी जल्दी उसको शिफ्ट करें हम लोग, क्योंकि कंसिडरेशन जो है, रूल है एकदम 70% न्यू अपडेटेड गन्स एंड वेपन्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स। सिर्फ 30%, तो 30% भी बहुत आउटडेटेड नहीं है, बहुत आउटडेटेड नहीं है, वो भी फंक्शनिंग है। तो लाइक दैट डिफेंस में काम होता है सर। अच्छा पॉइंट है ये, क्लियर है ये बात? Yes, sir. ओके फाइन। नाउ लेट्स कम टू एफएसएन ये एनालिसिस। Yes, sir. थैंक यू। FSN analysis. Some inventory items are consumed more and some less. According to FSN analysis, HIMs are classified into the following three types depending upon their speed and utilization. A. F type of items, fast moving items that are consumed faster than others in past. S type of items, slow moving items that are consumed slowly in the past. N type of items, non moving items that are either not or extremely less consumed in past. ये परफेक्ट आप लोगों के लिए एनालिसिस है, इन पर्टिकुलर एबीसी भी है और ये एफएसएन भी है। एफएमसीजी का जो कंसेप्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहुत सारा कैटेगरी है आपका प्रोडक्ट्स का। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अगर मान लीजिए आप एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, तो कोई आपका अगर प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ठीक से, तो प्रेशर आप पे आएगा, क्यों नहीं चल रहा है पता लगाइए, क्या गड़बड़ी है, उसका सैंपलिंग कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस है, ये सिर्फ ये बता देगा कि बीमारी कहां पर है, बस दवा आपको खोजना होगा, इसी बात का प्रेशर आप लोगों को होगा। जैसे कि एन टाइप में क्या है कि नॉन मूविंग आइटम्स दैट आर नाइदर नॉट एक्सट्रीमली लेस कंज्यूम्ड इन द पास्ट, तो वो कंज्यूम नहीं हो रहा है तो मैन्युफैक्चर तो हुआ है, तो वो फिर आपका बॉटलनेक ही करेगा ना वेयर हाउस में, कंपनी के वेयर हाउस में और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में बॉटलनेक, उसको निकालने का प्रेशर आप लोगों पे इमेंस रहेगा। बी प्रिपेयर फॉर दैट, दैट सिंपल। तो आपकी जो कुंडली है वो एन कैटेगरी में गिरेगी, ठीक है। जो एफ टाइप है, ठीक है, उस पे तो पूछा ही नहीं जाएगा। यू ऑल पीपल विल नेवर आस्क टू टॉक इवन अबाउट, बात भी करने के लिए आप लोग अलाउड नहीं होगा कि जो फास्ट मूविंग है वो कंपनी चल रहा है, जो नो स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है, उसको यू हैव टू मूव, फॉर दैट यू विल बी गिवन सैलरी। तो उसके लिए इस एनालिसिस को कंपनी तो करके दे देगी आप लोगों को, आप लोगों को नहीं करना ऑफकोर्स, ठीक है। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, you have to face the music which will the outcome of the slow moving and the non moving items, ठीक है। तो मेरी तरफ से सिर्फ बेस्ट ऑफ लक है and nothing more than that. I wish you best of luck and all the lucks included. That's it. क्लियर है? या एफएसएन को एक बार और फिर दोहरा दें हम? क्लियर है या एक बार और दोहरा दें? सर क्लियर है। दोहरा दें। बलराम पूर्वे की नौकरी लगी, ठीक है, उनको जॉब मिल गया, पूरे इनके डिस्ट्रिक्ट में मिठाई बटाबाई की, बलराम पूर्वे साहब को नौकरी लग गई है, चलिए अच्छी बात है। अब इन्होंने नौकरी शुरू किया, पहला दिन इनको ट्रेनिंग मिल गया, सारी चीज हो गई। उसके बाद डे 2 या डे 3 को, ठीक है, इनको टारगेट लिस्ट दे दिया गया, ये आपका टारगेट है, ये आपका पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट है, ठीक है। उसमें आपको इस कैटेगरी में इतना प्राइमरी करना है, इतना प्राइमरी है, इतना सेकेंडरी है, टर्शियरी बाद में होगा, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया? बिलिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, सिंपल है सीन। बात क्लियर है बलराम एंड एवरीबॉडी? तो वो जो प्राइमरी बिलिंग है, ठीक है, वो किस प्रोडक्ट का प्राइमरी बिलिंग है? जो स्लो मूविंग है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास बलराम विल गो एंड ही विल ट्राई टू कन्विंस कि ये प्रोडक्ट भी, इसका बिलिंग भी आप ज्यादा कराइए। तो ये बिलिंग ज्यादा कराइए, इसका मतलब फिर वही बात आ जाती है
कि ये मई के महीने में गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, आदित्य विजन के पास, इन द मंथ ऑफ मे, और उनको बोल रहे हैं कि सर ब्लोअर का बिलिंग कराइए, हीटर का कराइए, क्योंकि वो इन मंथ ऑफ मे जितना भी जो आपका ये वाला अप्लायंसेस है वो तो एन टाइप में आ जाता है ना, Yes, sir. एन टाइप में आ जाएगा। इसी बात का प्रेशर होगा, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल हुआ। फिर मान लीजिए कि आपका कोई और एफएमसीजी कंपनी है जिसमें आपका मतलब वो आपका क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, जितना भी हम साबुत तेल मसाला आटा चावल दाल भात, ठीक है। तो भाई कुछ है जो नहीं चल रहा है, तो अब मान लीजिए नूडल्स, आपकी कंपनी नूडल्स बनाया, ठीक है, XYZ नूडल्स। अब मैगी का तो पूरा मार्केट है नूडल्स में, अब आपका जो ये है जो नूडल्स है उसको पूरा चलाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को प्रेशर किस बात का, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनी कर रही है, तो एडवर्टीजमेंट में हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 100:1 या 500:1 का रेशियो है कन्वर्जन का। 500 लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं और 1 लोग फिर कन्वर्ट होते हैं प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अब है कि 500:1 है, अब नेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फाइन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह वो आपका प्रेजेंट रहेगा स्टॉक, तो ही ना बिकेगा, नहीं तो फिर वो मार्केट मिस हो जाएगा कि पब्लिक का मूड आया है कि ओके फाइन लेट्स ट्राई दिस न्यू प्रोडक्ट। वो है एक्चुअली डाई हार्ड फैन ऑफ मैगी, लेकिन वो ट्राई करने के लिए अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। जो एडवर्टीजमेंट आया है तो उनको थॉट प्रोसेस आया कि भाई इसको ट्राई करें, तो आप पे प्रेशर रहेगा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का। और अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो एन कैटेगरी में है, नॉन मूविंग में है, तो नॉन मूविंग टू फास्ट मूविंग करने का टारगेट आपको रहेगा, फ्रॉम नॉन मूविंग टू फास्ट मूविंग, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ऑल द आउटलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको इस पे देते हैं, जैसे आपका वो क्लोरामिंट का जो है ये एग्जांपल, तो क्लोरामिंट जो बना दैट इज परफेक्टी कंपनी फ्रॉम फ्रांस, तो वो उसको पहले रखा गया किस काउंटर पे, दवा के काउंटर पे, पहले रखा गया दवा के काउंटर पे, ठीक है। वो विक्स का सब्स्टिट्यूट समथिंग लाइक, मतलब गले में खराश है या फ्रेशनेस एंड ऑल, बट एक्चुअली इट वाज इन एन टाइप, नॉन मूविंग था वो। अब इस नॉन मूविंग को फास्ट मूविंग में कन्वर्ट करना है, तो अप्लाई योर ब्रेन। तो अब क्लोरोमिंट को काउंटर चेंज करवा दिया लोगों ने, ठीक है, फ्रॉम दवा की दुकान टू ऑल द सॉरी टू से दैट बट ऑल द दिस पान दुकान एंड सिगरेट शॉप्स, वहां पे रिप्लेस हुआ। उसके बाद क्लोरोमिंट का मार्केट पूरा अचानक से पूरा बढ़ गया, सेल बढ़ गया। Yes, sir. अच्छा, एक Yes, और sir. एग्जांपल, इसी में एक और बात, मतलब क्लोरोमिंट एक्चुअली अभी फिलहाल इन कैटेगरी में है और आपका परफेक्टी कंपनी में आपका जॉब लगा है, उसमें कैटेगरी क्या है भाई, आपको ये नॉन मूविंग है उससे फास्ट मूविंग करना है, राइट। तो अब एडवर्टीजमेंट जो चल रहा है उसमें एडवर्टीजमेंट ये आया, खासकर क्लोरोमिंट का ही, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री किसी प्रोडक्ट को करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट इज कि आपका ये देवराज गया खरीदने के लिए 100 रुपए का सामान, तो जो भी सामान इन्होंने खरीदा उसमें क्या हुआ भाई कि 98 रुपीज का हुआ, 98 रुपीज का सामान हुआ, तो 2 रुपया वापस होगा। तो एड में ये दिखाया गया कि बंदे ने अगर छुट्टा मांगा, चेंज मांगा, तो उसको ना मतलब उसको सर पकड़ करके पानी के बाल्टी में डुबा दिया गया। वो एड देखिएगा आप लोग, बोलता है कि मतलब वो आप मतलब चेंज मांग रहे हो। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि किसी प्रोडक्ट को करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 2 रुपया के बजाय 2 क्लोरोमिंट दिया जा रहा है। मतलब दिस वाज समथिंग द टर्निंग पॉइंट। उसके वजह से कैंडी का, बहुत सारे कैंडी का बिजनेस बढ़ गया। अब पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया कि चलो 2 रुपया क्या लें हम, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। दुकानदार ने 2 टॉफी रख दिया, अंकित ने भी कुछ नहीं बोला, हम चलो हाँ ठीक, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ये साइकोलॉजी को पकड़ा है और उससे जो मार्केट जो बदला है वो आपका 50 करोड़ से 1200 करोड़ शिफ्ट हुआ। 60-70 करोड़ का मार्केट था, उससे 1200-1300 करोड़ का हो गया। तो दिस इज समथिंग एफएसएन एनालिसिस कि एन टाइप में है उसको एफ टाइप में करना है, तो पहले एस टाइप में लाइए, स्लो मूविंग करिए, उसके बाद फिर फास्ट मूविंग में करिए, शिफ्ट करवाना है। जो फास्ट मूविंग है वो तो है ही मेरा। तो फिर आप बीसीजी मैट्रिक्स में आ जाते हैं हम लोग कि वो आपका कैश काउ है तो आपका स्टार है तो डॉग है और आपका ये क्वेश्चन मार्क है। तो
तो आपका जितना भी जो स्टार है वो आपका स्लो टाइप में अभी चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम उसका है, तो उस पर ह्यूज एम्फेसिस करना होगा आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा सो दैट कि वो एफ टाइप में चला जाए, एफ टाइप में जाए। और जो एन टाइप है दैट इज की क्वेश्चन मार्क में है, उसमें ये बातें जोड़नी पड़ेगी, इस तरह से काम करना पड़ेगा कि एटलीस्ट वो स्टार में आ जाए, ना कि डॉग में चला जाए। तो वो भी हम उसको मर्ज कर सकते हैं इस एनालिसिस में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. तुम लोग का चैलेंज क्लियर हो गया? तुम लोग की आने वाली जिंदगी जो होने वाली है वो क्लियर है ना? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इट्स नॉट दैट चैलेंज जो है वो आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, और वही आपका करियर आगे बढ़ाता है। तो द पर्सन हु टुक द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग द काउंटर फ्रॉम दिस दवा की दुकान क्लोरोमिन टू ऑल द सिगरेट शॉप्स, ठीक है, एंड देन उसका टारगेट तो कितना परसेंटेज पूरा हो गया होगा, मतलब 200% या 500% टारगेट अचीव हुआ होगा। उसको जो भी टारगेट मिला होगा, कैपेसिटी मार्केट कंजम्पशन को देख के हिसाब से टारगेट मिलता है, और उसने अचीव कितना किया, तो करियर बहुत ज्यादा शानदार हो जाता है। जितना एन टाइप को एफ टाइप में बदलेंगे, करियर विल ग्रो, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? Yes, sir. Okay, fine. Now HML, please. HML analysis. The HML high, medium, low classification is similar to ABC classification, but in this case, instead of the assumption value of items, the unit value of the items is considered. The cutoff point will depend on the individual units. For example, kerosene would be low value item for a jeweler and a high value for a small shopkeeper. The focus here is directed to control the purchase price. This analysis is based on the cost of item. H, high cost item; M, medium cost item; L, low cost items. वैल्यू की बात हो रही है, ये भी आप लोगों के लिए ही है कि जहां जिसका ज्यादा वैल्यू है उधर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना आप, जहां जिसका, तो ये आपका आ गया सेगमेंटेशन की बात। जहां उसका वैल्यू नहीं है वहां डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है, ये एक बात हो गई। कॉस्टिंग के हिसाब से जितना भी हाई कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग को भी लगा लेते हैं, कॉस्टिंग पे भी आपका ये एनालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यू की बात आ गई, ठीक है, और आप यू ऑल पीपल आर परसुइंग बीबीए, उस हिसाब से समझाना ज्यादा बेहतर होगा। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर फिर हम सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सैमसंग का जो 2G का मोबाइल है वो ज्यादा अर्बन क्षेत्र में उसका वैल्यू है या रूरल क्षेत्र? वैल्यू मतलब कदर जो नहीं होता कि डिमांड वैल्यू है ना, Rural में। तो रूरल में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन रूरल में ज्यादा करना होगा ना। यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कि ज्यादा वैल्यू कहां पर है इस प्रोडक्ट का। तो वैल्यू इज ऑल अबाउट नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी, कहां ज्यादा जरूरत है। तो बिल्कुल वो एग्जांपल आपका सिंपल में दिया हुआ है कि भाई जो केरोसिन है, तो केरोसिन जनरल शॉप में है उसमें ज्यादा जरूरी है, ना कि आपका वो ज्वेलरी शॉप में। ज्वेलरी शॉप में उसमें केरोसिन का उतना खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जितना भी जो आपका जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पे उसका बहुत जरूरत है। इन दैट वे यू हैव टू टेक योर डिसीजन। तो कैटेगराइज करना होगा और फिर सेगमेंटेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक है? Yes, sir. हाँ, मतलब ये फंडा क्लियर है ना कि आइटम जो है ना शिफ्ट कर जाता है। जो आपका मतलब मई के महीना में ब्लोअर वो एन कैटेगरी में चला गया, नॉन मूविंग में, ठीक है, और उसी को फास्ट मूविंग कराना है, तो जो भी अपना रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। एसडी करिए, एसडी पढ़िए। Yes, sir. SDE analysis. The classifications runs like this: S, scarce items; D, difficult items; E, easy. स्कार्स नहीं, स्केयर्स। अच्छा, sorry, sir. Scarce item; D, difficult items; E, easy items. ये बिल्कुल एकदम सिंपल है, ये आपका रॉ मटेरियल में ही ज्यादा बेहतर होगा कि बहुत सारा आइटम है जो स्केयर्स, मतलब वो अबंडेंस में नहीं है, बहुत मात्रा में नहीं है। 5 मिनट और बाबू, 11 बजे से क्लास है, पता है हमको, 5 मिनट और। तो जो भी स्केयर्स आइटम है ना, उसका स्टॉक आपको बेहतर करना होगा। तो दैट इज कि अब हम बात कर रहे हैं आपका सप्लाई में, कि जहां वो अवेलेबल है, जो आइटम, वो आइटम स्केयर्स है, बहुत जगह नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत है आपको। तो जहां पर वो पर्याप्त मात्रा में
अवेलेबल है इन अबंडेंस, ठीक है, उसी के आसपास में वो जरूरी भी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा, लोकेशन एंड ऑल, ताकि वो मेरे लिए स्केर्स ना हो। तो उसका सप्लाई, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हाई इंपॉर्टेंस के साथ रखा जाता है, क्योंकि भाई बहुत स्केर्स है, ठीक है, और इसका डैमेज होने का भी बहुत गड़बड़ होता है, तो उसका सेफ्टी उफ्टी सब मेंटेन किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। डी है डिफिकल्ट आइटम्स होता है, एक उससे कम है, ठीक है, फॉर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस है, उसको कैटेगराइज करेंगे। और ई कैटेगरी जो है आपका इजी है, मतलब एनी टाइम वो आपको अवेलेबल हो सकता है, तो उसका स्टॉक उतना नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि 100 यूनिट का कैपेसिटी है आपका, तो 100 में हमको लग रहा है कि स्केर्स आइटम मोर देन 50% करेंगे हम लोग स्टॉक, स्पेस अगर 100 है। उसके बाद आपका मान ले ये जो डिफिकल्ट है उसको हम लोग 30% कर लेते हैं। अब बाकी 20% आपका ई आइटम को करते हैं कि वो इजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट दैट शो मस्ट गो ऑन अनइंटरप्टेडली, शो रुकना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से आपको इंतजाम करना होगा। और एसओएस एनालिसिस जो है, तो एसओएस का मतलब जो डॉक्टर्स लिखते हैं ना, एसओएस डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं एसओएस, यस सर देखें। उसका क्या मतलब होता है? 5 दवा उन्होंने लिखा और 5वीं दवा को उन्होंने एसओएस लिख दिया है। 4 दवा खाना है आपको 1:2 1:2, और 5वां जो दवा उन्होंने लिखा है उसको एसओएस लिख दिया है। उसका मतलब क्या होता है? जरूरत पड़ने पर, जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार नहीं है अभी, तो जब बुखार आएगा तो आप पाइजेसिक 650 mg ले लीजिएगा पैरासीटामोल। जरूरत पड़ने पर, अगर बुखार नहीं है तो फिर आपको पाइजेसिक 650 mg जो पैरासीटामोल है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एसओएस। इसमें भी आपका है जो सीजनल एंड ऑफ सीजनल है, इसका भी वही एनालिसिस है कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो सीजनल ऑफ सीजनल उसका सप्लाई होता है, तो उसी हिसाब से उसको स्टॉक आपको रखना पड़ता है। सिंपल है। चलिए, आई थिंक कि हम लोगों ने आज कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया हमने, जो एनालिसिस का पार्ट है। इसका और भी डिस्कशन होगा, और भी एनालिसिस का जिक्र आता रहेगा आगे भी। ओके फाइन, चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू अ गुड डे।